नरेंद्र मोदी का ताल्लुक इंडिया की स्टेट गुजरात से है। काफ़ी अरसे तक ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी बना रहा और फिर 2002 में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे जिसमें 2500 से ज़्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए थे, इन दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी की जो शनाख्त है, जिसकी जो पहचान है, वो पूरी इंडिया के अंदर हो गई और इसको एक एंटी मुस्लिम लीडर के तौर पर इंडिया भर में हिंदुत्व के कैंप्स के अंदर जाना जाने लगा। अब इस छवि ने, इस इमेज ने नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली काफी फायदा भी पहुंचाया हार्डलाइनर वोट बेस के अंदर, और इसी फायदे को कैश कराते हुए ये प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। ना इसकी जो सियासत है शुरुआत से लेकर, इसके अंदर गुजराती जो बिजनेस कम्युनिटी है, गुजराती जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उनका बड़ा हाथ रहा है, बड़ा अमल दखल रहा है। और जब से ये चीफ मिनिस्टर था तब से लेकर गुजरात के जो टॉप के चोटी के बिजनेसमैन हैं, ये इसके साथ रहे हैं और इसकी सियासी तरक्की के साथ ही उनकी भी वेल्थ में तरक्की हुई है। मिसाल के तौर पर अंबानीज एंड अडानीज जो आप देखते हैं, इंडिया के तो क्या एशिया के सबसे अमीर तरीन लोग बन गए। किसी दौर में ये इतने अमीर नहीं हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे ही इंडिया के सियासी आसमान पे चमका है पॉलिटिकली, तो इनकी भी किस्मत का सितारा चमका है। और ये जो गुजराती बिजनेस टाइकॉन्स हैं, इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है तेजी के साथ। $1 अरब से भी कम की वर्थ रखने वाला अडानी देखते ही देखते $100 अरब से ज्यादा की वेल्थ जमा कर लेता है। अब ये जो गुजराती लॉबी है इंडिया के अंदर, ये एक मर्तबा फिर से एक्टिव है। बांग्लादेश के अंदर जो टर्मोइल आया है, सियासी टर्मोइल, इसको ये एक अपॉर्चुनिटी की सूरत में देख रहे हैं और इनकी जो नज़र है ये इस मर्तबा बांग्लादेश की जो गारमेंट की इंडस्ट्री है उसके ऊपर है। वो चाहते हैं कि ये जो बांग्लादेश का गारमेंट का सेक्टर है, किसी तरीके से इसको हिट किया जाए और यहाँ से बिजनेस को डाइवर्ट करके, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करके सूरत की तरफ लाया जाए। गुजरात का इलाका है सूरत का, वहां पर लाया जाए, वैसे ही जैसे वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज को ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया खुसूसन गुजरात की तरफ डाइवर्ट किया गया है इतने अरसे के अंदर। अब इसी बड़े मंसूबे में अमल करते हुए इंडियन मीडिया के अंदर ये शोशे छोड़े गए हैं कि आने वाले समय में गुजरात की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ही तेजी के साथ 25% हर साल की रफ्तार से तेजी आने वाली है। ये झूठ फैलाया गया है इंडियन मीडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा झूठ इस हवाले से स्प्रेड किया गया है अचानक से। यानी अब से कोई 4-6 महीने पहले तक इसकी कोई ज़्यादा बात ही नहीं थी, लेकिन अब अचानक से सूरत का नाम आपको इंडियन मीडिया के अंदर सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर 4-6 में आपको इंडिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स दिखाता हूँ, सब ने एक ही जैसी बात की है। यूँ महसूस होता है कि किसी ने लिख के इनको ये स्क्रिप्ट दिया है कि ये लो और छाप दो, लोगों को पढ़ने दो। इससे होता ये असल में कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो रेज होता है जब पॉजिटिव खबरें आप चलवाना शुरू करते हैं मीडिया के अंदर, और किसी को नहीं तो कम से कम लोकल इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग पे जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। इंडिया हेराल्ड ने लिखा, इंडिया माइट बेनिफिट फ्रॉम बांग्लादेश हॉटिनेस विच could attract billions of dollars in investment and create lakhs of employment because। अब इसमें because में वो कहते हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रिपोर्टेडली सफरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस। कौन से लॉसेस हैं इस पर थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। And several businesses are considering closing as a result of the country's worsening law and order situation and rising violence against minorities, particularly Hindus. Notably, many well-known international brands manufacture their clothing in Bangladesh, which has the second largest textile sector in the world after China. According to reports, the textile sector accounts for about 11% of Bangladesh GDP. However, country's ongoing unrest is having a significant negative impact on production, and some international companies are considering moving their operations to India and concentrating on Indian manufacturers as a result of the losses they are suffering. Now यहाँ पे ये वाली लाइन में वो 2 नंबरी है जिसकी मैं बात कर रहा था। Many international brands are expressing interest in Gujarat's Surat's booming textile industry, which has become a viable alternative for clothing manufacturing should Bangladesh continue on its current trajectory, according to a report by the Economic Times। इंडियन न्यूज़ आउटलेट का ही हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने कहा है कि ये जो सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, नन्ही मुन्नी सी, ये बांग्लादेश की इतनी मैसिव किस्म की, दुनिया की दूसरी बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, उससे सूरत की नन्ही मुन्नी सी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कम्पीट करेगी। और यहाँ पर आकर, और किसी जगह नहीं, साउथ इंडिया के अंदर भी हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बाकी जगह सबको छोड़ दें, इधर
सूरत की तरफ देखो, गुजरात की तरफ देखो, इधर आएंगे सारे। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इंडियन मीडिया के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं पता बांग्लादेश से इन्वेस्टर आएंगे या दुनिया की दूसरी जगह से आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो इंडिया के टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पर साउथ इंडिया के अंदर, उनको ज़रूर यहाँ पर एक तरगीब दी जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि निकलो उधर से, इधर आ जाओ, नरेंद्र मोदी के गाँव में आके फैक्ट्री लगाओ। अच्छा, ये जो खबर है ना, सूरत की जो एडवर्टाइजिंग हो रही है ना, सिर्फ एक अखबार में नहीं हो रही। India.com में देखिए, बांग्लादेश एरोगेंस could prove beneficial for India, bring billions in investments and generate lakhs of jobs due to। अब इसमें भी उन्होंने कहा कि a report by the Economic Times said that many global brands are showing interest in the thriving textile industry in Gujarat, Surat, which has emerged as an alternative for clothes manufacturing should Bangladesh continue heading down the same path which it is currently on। अच्छा, कहानी खत्म नहीं है अभी। द इकोनॉमिक टाइम्स को देखिए, सूरत गारमेंट सेक्टर सेट टू ग्रो 20 to 25% as global brands seek stability away from बांग्लादेश। ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ग्राउंड पे। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर ये है, ये माहौल क्यों बना रहे हैं? ऐसा इनको क्या नज़र आ गया है कि अचानक से शुरू हो गए सारे के सारे तोते की तरह बोलना, सूरत में आ जाओ, सूरत में आ जाओ। वो कहीं भी जलसा होता है ना, हमारी तरफ एक बड़ा मशहूर नारा होता है, ख़ासतौर पर ये नॉर्थ इंडिया की तरफ और पाकिस्तान में। अगर मिसाल के तौर पर न्यू दिल्ली के अंदर जलसा हुआ, चलो चलो न्यू दिल्ली चलो। और अगर मिसाल के तौर पर कहीं लाहौर में जलसा हुआ, चलो चलो लाहौर चलो। तो यहाँ पर भी इन्होंने वही कर दिया, चलो चलो सूरत चलो। मतलब इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं इधर आ जाओ। 20-25% जो है ना, हवा ही ऐसे ही हवा में महल बना हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। सूरत की इंडस्ट्री बूम होने जा रही है, सारे इधर आ जाओ। तो ऐसा इनको क्या नज़र आ गया? ऐसा इनको ये नज़र आया असल में कि जनवरी से लेकर अक्टूबर का जो पीरियड था ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसको देखें तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो पीरियड था, उसमें बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट थी अमेरिका की तरफ, वो 3.3% डिक्लाइन हुई है। चाइना की भी 1% गालबन डिक्लाइन हुई है, लेकिन इनकी 3.3% डिक्लाइन हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? वो जो शेख हसीना जा रही थी, इतनी बड़ी तब्दीली आई है, तो उन दिनों में काफ़ी दिनों तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद रही, मुल्क डिस्टेबलाइज था ना। तो ऐसे फ्री फंड में तो नहीं गई, जाते जाते बड़ा नुकसान करके गई। हालांकि जाना उनको वैसे ही था, पहले से ही चली जाती इस्तीफा देकर तो अच्छा था मुल्क के लिए, लेकिन वो जाते जाते आखिर तक उन्होंने इक़्तिदार में चिमटे रहना पसंद किया। एज अ रिज़ल्ट काफ़ी दिनों तक जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो मुतासर रही। इस वजह से गालिबन इस साल 3% का डिक्लाइन आया है। हालांकि एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था कि ज़्यादा, कुछ लोग तो 6-7% का कह रहे थे कि डिक्लाइन आएगा, 6-7% का, लेकिन उतना नहीं आया, कम आया है, 3% आया है। तो इस पे नज़र है असल में कि देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% डिक्लाइन हुआ है, तो वो इसको नॉर्मल डिक्लाइन समझ रहे हैं। देखो होता है ना असली लॉस, ये वो करके दिखा रहे हैं, हालांकि ये वो नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कुछ दिन ये हुआ था टर्मोइल, तो उसमें ये डिक्लाइन आया था। हालांकि ऐसी सूरत हाल रोज़ रोज़ तो नहीं होती ना, रोज़ रोज़ तो सरकारें चेंज नहीं होती। इस वक्त वहाँ पर स्टेबिलिटी है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सुकड़ेगी तो नहीं, बांग्लादेश की जो गारमेंट की इंडस्ट्री आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे, और वो फैक्टर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के दरमियान तो पिछली मरतबा भी बड़ी भारी भरकम किस्म की ट्रेड वॉर चल पड़ी थी। याद करिए, चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उनके ऊपर एक के बाद एक ये हैवी टैक्सेस लगाता जा रहा था, और सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर नहीं, इंडियन कंपनीज के ऊपर भी लगा रहा था। इंडियन कंपनीज पे भी इसने काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए हुए थे। तो चाइनीज़ कंपनीज को अगर ये ख़ास तौर पर टारगेट करता है, तो जो चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सबसे बढ़िया कौन सी डेस्टिनेशन होगी इन्वेस्ट करने के लिए, इन टैक्सेस से बचने के लिए? जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रही होंगी ना, तो उन टैक्सेस से बचने के लिए उनके पास सबसे बढ़िया कौन सी लोकेशन होगी? दो ही होंगे, वियतनाम और बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का जो 50% रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है, वहीं से आता है, उन्हीं के मुल्क से आता है। तो चाइना के इन्वेस्टर्स अगर सफ़र करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो बांग्लादेश की तरफ अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर आकर फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक्सपेक्टेड यही है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसमें एक बूम आएगा, ग्रोथ आएगी। और ये जो मार्केटिंग की जा रही है ना सूरत की,
कि सूरत में आ जाइए, लगाइए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। ये पेड कैंपेन नज़र आ रही है जो कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से गालिबन इंडियन मीडिया के अंदर न्यूज़ की शक्ल में चलाई गई है, पैसे दे के, कि थोड़ा सा हमारा भी ज़रा नाम हो जाए और वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि उधर जाकर कोई पैसे लगाने में इंटरेस्टेड होगा। आई थिंक स्टिल बांग्लादेश विल बी दी नंबर 1 चॉइस फॉर दी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, और इनकी देखा देखी दूसरे मुल्कों के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बांग्लादेश और वियतनाम में आकर तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।